पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए पेपर 1 की क्लासेस आपकी 80 मार्क्स की जो आपकी होनी है वो 28 वीडियोस के साथ में कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं चैनल पे। पेपर 2 की क्लास आपकी सुबह है 10 बजे लाइव चलती है, और आज ये आपकी पेपर 3 की क्लास जो आपकी शाम को 5 बजे चलती है। ठीक है, जल्द ही ये क्लासेस आपकी कंप्लीट होने वाली हैं, और कल तक आपकी ये पेपर 2 की क्लासेस सब कंप्लीट हो जाएंगी। इनकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप आराम से देखते रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो ठीक। एंड सबसे बड़ा थैंक यू और अच्छे से उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे लाइव ना देख करके बाद में देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास यदि समय नहीं है, किसी कारणवश आप बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इट्स ओके, आप आराम से देख लीजिए। बस ये है कि पढ़ते रहिए, मेरा उद्देश्य है यहाँ तक आखिर इतना ज़्यादा मेहनत करने की कि आप पढ़ें, बस और कुछ नहीं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मिड डे मील योजना के बारे में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हेतु भारत के स्वतंत्र उपरांत ही बहुत सी नीतियां बनाई। भाई जैसा कि आपको पता है कि जब स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी नीतियां बनाई, उसी के तहत क्या हुआ, ये भी नीति में जुड़ी। क्या, तो चूंकि हमारा उद्देश्य निश्चित आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य। बताइए जरा, अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस देखी हैं, कितने वर्ष से कितने वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? जरा ये बात बता दीजिए फटाफट से, जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस ली हैं या नहीं भी ली हैं तो भी बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य के लक्ष्य को पाना था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा उन्नयन के लिए सुझाव देने के संबंध में 1957 में सरकार ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया। इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के संबंध में ठोस सुझाव दिए, जिससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष पेश किया। इस आयोग ने बिना किसी भेदभाव के हर धर्म, जाति व लिंग के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों का समानता पर बल दिया। अब देखो, इस आयोग के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1968 में जो घोषित हुई, इसमें भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने के संबंध में ठोस नीतियां दी गई। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल की यहाँ पे बात की गई, तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, तो इस शिक्षा नीति में शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए 1986 में सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया और प्राथमिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। 1990 में विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए शिक्षा की घोषणा की गई, जिससे सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। 1994 में सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। अब देखो ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये मैंने कल की क्लास में समझाया है, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो जाकर के एक बार क्लास जरूर देख लेना। और बाकी ये डेट्स आप लोग अंडरलाइन करते चलो कि 15 अगस्त 1995 को सरकार ने छात्रों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें रोके रखने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त 1995 से, जिसे पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। और मिड डे मील योजना को और क्या कहा जाता है? तो पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक, अब मिड डे मील योजना के एम क्या थे, उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि करना। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को रोककर बालकों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना, मतलब बच्चा इसी बहाने कम से कम रुके। तीसरा, छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना। ये बच्चा मतलब डेली प्रेजेंट हो, डेली आए। छात्रों को पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वस्थ लाभ देना। भाई बच्चा स्कूल आ रहा है, टाइमली खाना खाएगा, और उनके भोजन में सब चीज़ें होती हैं प्रॉपर, पता है, पूरा रूटीन होता है कि बच्चा को किस दिन क्या देना है, कितना देना, सब कुछ। तो उससे क्या होगा? उससे उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करने से भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना उत्पन्न होगी। कैसी फ्रेटर्निटी की भावना उत्पन्न होगी? जाति भेद खत्म होगा। ऐसा होता है ना कि उनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे, मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था जैसे कि मान लीजिए उच्च कुल वर्ग का बच्चा है तो वो निम्न कुल वर्ग के बच्चे के साथ बैठ के नहीं खाएगा। अब मिड डे मील के तहत ये जब शुरू हुआ तो इसमें क्या हुआ? भाईचारे की भावना, ही साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं आराम से, है ना। तो ये जाति भेद भी वाला सिस्टम खत्म हो गया। मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात क्या है? देखो, व्यय का अनुपात, मतलब 75:25, अर्थात अगर 75 रुपये
कौन खर्चा कर रहा है? केंद्र खर्चा कर रही है, तो 25 रुपए राज्य खर्चा कर रहा है। किसके लिए? तो मिड डे मील के लिए। अब सरकार भोजन के लिए खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल व अन्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। भोजन कराने के लिए 25 बालकों पर एक रसोइया तथा एक सहायक, यानी 25 से अधिक बालकों पर 2 रसोइया तथा 2 सहायक की व्यवस्था, जो भोजन पकाने का कार्य करते हैं। अब देखो मिड डे मील योजना का क्षेत्र क्या है। प्रारंभ में यह योजना केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लागू की गई, लेकिन सन 1997-98 तक इस देश के सभी प्रांतों में स्कूलों में लगभग लागू किया जा चुका था। 2002 में इस योजना में मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को भी शामिल कर लिया। 2007 में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। वर्तमान में कुछ सरकारी आर्थिक सहायता मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को इस योजना में भी शामिल कर लिया गया। मतलब जो आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जैसे कि, और कुछ आपके ट्रस्ट बेस्ड स्कूल्स होते हैं ना, जो ट्रस्ट पे काम करते हैं, सो उनको भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। 2014-15 में यह योजना लगभग 11.5 लाख प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही थी। इससे 10.5 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। ठीक, ये है हमारी मिड डे मील योजना के उद्देश्य। अब हम लोग पढ़ेंगे जरा इसकी कार्यप्रणाली, कि मिड डे मील योजना की कार्यप्रणाली क्या है, किस तरीके से है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ बीएड फर्स्ट सेम में ही नहीं, या फिर फर्स्ट ईयर में ही नहीं, अभी तो आपके टेट, सीटेट, ऑल टेट एग्जाम्स, ऑल स्टेट टेट एग्जाम्स सब में काम आएंगे, है ना। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ये इस चैनल पे रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही हैं, मिस नहीं हो रहा है चीज़ें, तो एक बार बस आपके लिए एक ही काम मैंने बोल रखा है, लाइक कर दो सेशन को, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई। लाइक और कमेंट्स आपके बस चाहिए मेरे को। आपके लाइक और कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा आप लोग मोटिवेट करोगे, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लास आपकी नियमित रूप से ले पाएंगे। फिर देखिए, इस योजना को राज्य सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों के द्वारा संचालित कराया जाता है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना का संचालन तथा निगरानी करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में ही भोजन तैयार कराया जाता है। शहरी क्षेत्रों में ठेकेदारों के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी दावे के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक बच्चे को, मतलब ऐसा दावा है, अब बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये गॉड नोज, लेकिन देखो क्या है, 1 से 5 तक प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज में क्या क्या दाल सब्जी दिए जा रहे हैं। और कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक छात्रों को प्रतिदिन 150 ग्राम अनाज में दाल सब्जी ये सब देना चाहिए, ये दिए जा रहे हैं मिड डे मील योजना के तहत, है ना। अब इसकी मेरिट्स क्या है? पहली बात, इस योजना को लागू करने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी, कि भाई आराम से वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जाओ पढ़ो आराम से खाओ। उसके अंदर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति व मुस्लिम छात्रों का नामांकन बढ़ गया, मतलब इन लोगों ने भी एडमिशन लेना शुरू कर दिया स्कूल में। और उसके बाद में इस योजना के बाद ही से ही बच्चे में बीच स्कूल छोड़ने छात्रों की संख्या में कमी आई है, अर्थात अपव्यय की समस्या का क्या हुआ, समाधान हो गया। जैसे क्या होता था, बच्चा आया बीच में ही चला गया घर, या पता चले हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम से कोई मीनिंग ही नहीं है, बच्चे ने छोड़ दिया स्कूल ही पूरा, तो वो समस्या खत्म हो गई। भाई 4 पीरियड बच्चे ने पढ़ा, पता चले अब मिड डे मील की वजह से रुका है बच्चा कि अभी अभी भोजन मिलेगा, फिर उसके बाद में उसने पढ़ाई कर लिया, फिर छुट्टी हो गई, तब वो घर गए आपने। ऐसे क्या होता था, 2-3 पीरियड पढ़ा, रो रहा है, चला गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या थी, अनियमित थी। इस योजना के कारण गरीब परिवारों के बच्चे जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, उन्हें पौष्टिक आहार मिलने लगा, जिससे उनका पालन पोषण बढ़िया हो गया ना। छात्रों को एक साथ बैठकर खाने का से जातिगत जो भेदभाव था उसमें भी कमी आई। तो इस योजना को शिक्षा सत्र 2014-15 तक देश के 11.5 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जा चुका है, और इससे 10.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, आइए जानते क्या, कि जो धनराशि सरकार ने इस योजना में स्कूल को प्रदान की जा रही है उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। देखो सबको पता है वहाँ पे 100 ग्राम और 150 ग्राम लिखा है, अब बच्चे को कितने ग्राम मिल रहा है ये तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो शिक्षक जो शिक्षिकाएं हैं। देखो अब आप लोगों को भी आगे चल के इसी लाइन में जाना है, तो क्राइम कह लो या कह लो कि भ्रष्टाचार हमारे और आपसे ही शुरू होता है और हमारे और आपसे ही समाप्त होता है। ठीक है, आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, कल जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो तो ये ज़रूर देखिएगा कि बच्चों के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है ना तो कदम उठाइएगा उसके लिए। आए दिन समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रही कि मिड डे मील खाने से छात्रों की तबीयत खराब हो गई। इसका प्रमुख कारण मिड डे मील बनाते समय सफाई का ठीक प्रकार से ध्यान न रखना भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जैसे आपके लिए रुपए तो पूरा पर्याप्त सरकार दे रही है, आप पता नहीं कौन सी वाली दाल यूज़ कर रहे हो या कौन से वाले मसाले यूज़ कर रहे हो, ये बच्चे को उतना भी भोजन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इस योजना के प्रति स्कूल गंभीर नहीं है, जिससे यह योजना ठीक प्रकार से चल नहीं पा रही है।
एक कोई भी योजना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती। इस योजना के प्रति गंभीरता ना होने से यह बालकों के लिए लाभदायी से ज्यादा कष्टदायी सिद्ध हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे का दोपहर का खाना है वो, अगर दोपहर के खाने में आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा? बच्चा बीमार होगा, और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, है ना। तो इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कायदे से तो देखा जाए सरकार को ये जो मिड डे मील वाला सिस्टम है ना, ये टीचर्स के अंडर में रखना ही नहीं चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं ऑफिस टाइप का बनवा देना चाहिए, या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजर रख लेना चाहिए, एक मैनेजर रख लेना चाहिए जो सिर्फ इसी काम को करेगा, बस मिड डे मील वाला कंप्लीट करेगा काम, बस और कुछ नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी करी जा सकती हैं। अब ये सरकार के ऊपर है। देखो, इतने सारे काम हैं कि अगर हम लोग भी अपना काम ईमानदारी से करें ना, तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। सब कुछ बोलते ही नहीं अकेले मोदी क्या क्या करेंगे। हाँ, तो सही बात है, अकेले मोदी जी क्या क्या करेंगे। कुछ दायित्व तो अपने भी हैं, हम लोगों को भी करने हैं, है ना। अब देखो, इस योजना में अच्छाइयाँ तो हैं, परंतु साथ में कुछ बुराइयाँ भी हैं। देखो, हर एक, आप किसी भी विषय को उठा लो, हर एक चीज़ की अपनी कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। किसी इंसान के लिए आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी इंसान के लिए आप बहुत खराब हो सकते हैं। समय समय की बात होती है ना। अब देखो कि इस योजना को लागू हुए बहुत समय हो गया, परंतु इससे जो लाभ होना चाहिए था उनका प्रतिशत कम है। यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा व ईमानदारी से करे तो इस योजना से बहुत लाभ हो सकता है। वही मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करो ना तो बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन अफसोस की काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। अपव्यय की समस्या का समाधान तथा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में ही हो रही लापरवाही की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी यह योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी। जैसे कि आपको पता है कि अभी देखो यूपी टीईटी का क्या हुआ था, पेपर आउट हो गया था, है ना। तो उसके बाद में अगर आज सरकार, देखो सरकार का काम क्या है कि भाई वो गैंग पकड़ लिया गया, उनको जेल में कर दिया गया और फिर उन्होंने छूट मिल गई, उसके बाद में दूसरा गैंग तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार ये कर दे कि जैसे ये गैंग पकड़ा गया तो एक चलो इनको तो सजा मिल ही रही है, और साथ में एक प्रावधान और ला दे कि अगर इस तरीके का काम अब दोबारा किसी और गैंग ने किया तो उसको भ्रष्टाचार ही नहीं, उसको फांसी दे दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ कर दे सरकार, ऐसा कुछ है तो नहीं ना नियम, लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ कर दे तो ये काम जो दोबारा, ये जो बार बार पेपर आपके लीक हो रहे हैं ना, ये हो ही नहीं। क्या कहा मैंने? ये काम हो ही नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, जो लड़कियों के साथ आप देखते हो कि रेप केसेस होते हैं, ठीक है, अगर ये नियम आ जाए कि जो अगर ऐसा कुछ हुआ, रेप अगर हुआ, तो उसके बाद में जब वो लोग पकड़ेंगे तो उनको सीधे फांसी होगी। अगर डायरेक्ट फांसी की सजा हो जाए ना, तो ये जितने ये जो रेप केसेस होते हैं, ये जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है ना, ये सब सिस्टम बंद ही हो जाए एकदम, क्योंकि आदमी के अंदर डर बैठ जाएगा। लेकिन उनको पता है कि आज हैं यहाँ, कल छूट गए, बस यही सब हो गया, है ना। तो वही सब चीज़ें कि कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अपना राष्ट्र क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसे नियम नहीं आएंगे तब तक आप ये मान के चलो डेवलप तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का निर्माण हर एक बच्चे से है, हर एक नागरिक से है, हर एक वुमेन से है, हर एक मेन से है, ठीक, हमसे और आपसे है। कॉमन स्कूल प्रणाली क्या है? कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है? अभी आपने मिड डे मील सिस्टम पढ़ लिया, अब जरा कॉमन स्कूल सिस्टम पढ़ लो। कॉमन स्कूल प्रणाली यानी CSS मतलब बताओ, CSS मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा का विकास 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ गृह युद्ध के पश्चात पड़ोस विद्यालय यानी नेबरहुड के रूप में हुई थी। कॉमन स्कूल प्रणाली भारत के लिए नहीं हो सकती है, परंतु विश्व के लिए यह एक नई बात नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, ब्रिटेन, चीन एवं रूस में इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा सर्वप्रथम भारत में कॉमन स्कूल प्रणाली CSS की बात कही गई थी। आयोग ने कहा था कि सभी बालकों को जाति, लिंग, धर्म, वर्ग या प्रजाति के भेदभाव के बिना सभी को समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने कहा था कि समाज को सभी प्रकार की असमानताओं से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका तभी निभा सकती है जब सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था हो। दूसरे शब्दों में आयोग ने सिफारिश की कि वे समस्त विद्यालय जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हों, अर्थात जो सरकारी विद्यालय बोलते हो आप, है ना, वहाँ पर सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव, जैसे जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, है ना, भाषा या रंग, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर यदि बात की जाए तो दो समान गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके साथ ही इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा सभी प्रकार से निःशुल्क या मुफ्त हो। इसमें इन
इसमें क्या बताया गया, और इसके साथ ही इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा सभी प्रकार के निःशुल्क या मुफ्त हो। इसमें निजी विद्यालयों को भी समाहित किया जाए। जो सिफारिशें आयोग द्वारा की गई उनसे समरूप यानी यूनिफॉर्म शिक्षा प्रणाली की बात नहीं की गई, बल्कि सभी के लिए समान मानदंड एवं गुणवत्ता शिक्षा की बात थी, जिससे स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। पता चले कि आज कोई बच्चा बढ़िया न्यू ड्रेस पहन के आ रहे हैं, न्यू ड्रेस का अर्थात मतलब न्यू शर्ट न्यू पैंट पहन के आ रहे हैं, लड़कियां आराम से न्यू कपड़े पहन के आ रही हैं। अब मान लो उसी स्कूल में यदि बच्चा कोई नहीं उतने अच्छे आर्थिक स्थिति वाले परिवार से है, तो अपना वो वही कपड़े हफ्ते में 3 दिन पहन के आ रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कुछ ना लगे, भेदभाव ना प्रतीत हो, इसलिए ये यूनिफॉर्म सिस्टम आया। अब देखो, कॉमन स्कूल प्रणाली के कुछ मुख्य घटक थे कि सभी के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालय की शिक्षा, विद्यालयों में शिक्षा, उसके बाद मुक्त शिक्षा एवं मुक्त फीस ट्यूशन शुल्क, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क बोर्ड नोटबुक, निःशुल्क अन्य आवश्यक स्टेशनरी एवं जूते जैसे पेन पेंसिल बॉक्स टिफिन बॉटल, ये सब, विद्यालय की इमारत, पीने का पानी, मूत्रालय एवं शौचालय की उचित व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रशिक्षित शिक्षक, उचित छात्र शिक्षक का अनुपात, उचित छात्र शिक्षक का अनुपात से चलो एक क्वेश्चन याद आया। आपने शिक्षा से रिलेटेड अभी एक क्लास थी उस दिन, तो मैंने आपको बताया था कि कितने बालकों पर एक शिक्षक क्या होता है बताओ। जैसे 30 की 40 की 50 की 60, बोलो बताओ तो फटाफट से। नहीं अगर याद हुआ ना तो आज पिटाई हो जाएगी। नई शिक्षा नीति 1968 ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार किया। कॉमन शिक्षा प्रणाली की गति प्रदान की जा सकी। इसके पश्चात नई शिक्षा नीति 1986 ने एक बार पुनः कॉमन स्कूल प्रणाली के लिए सरकार से अवश्य कदम उठाने की सिफारिश की, क्योंकि कॉमन स्कूल प्रणाली की बातें भले ही कोठारी आयोग ने 1964 में की थी, परंतु ये अभी तक एक क्या थी, अवधारणा ही बना हुआ था, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कॉमन स्कूल प्रणाली एक वास्तविकता तब तक नहीं बन सकती थी जब तक सरकारें स्थानीय निकाय के विद्यालयों को आवश्यक एवं पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा देती हैं। इस तरह के उन्नयन यानी अपग्रेडेशन के बिना शैक्षिक असमानता जारी रहेगी और लोग अच्छी शिक्षा एवं सुविधाओं के लिए महंगे निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते रहेंगे। नई शिक्षा नीति 1986 ने इसलिए प्राथमिक शिक्षा के लिए पिछड़े क्षेत्रों, उसके बाद में मलिन बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान व दलदली क्षेत्रों स्कूल प्रणाली के सुधार के लिए विशेष आवंटन के प्रावधान एवं पर परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की सिफारिश की। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति 1986 ने इसके लिए 10 साल की सीमा में कॉमन स्कूल प्रणाली को प्राप्त करने की सिफारिश की। अब देखो, नई शिक्षा नीति ने कोठारी आयोग के समान ही स्थानीय विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय एवं निजी विद्यालय में कॉमन स्कूल प्रणाली के लिए एक पड़ोस विद्यालय के रूप में एक अच्छा तरीका माना, जहां सभी को बिना भेदभाव निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। परंतु वास्तविक रूप में यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत से सार्वजनिक विद्यालय आवासीय हैं, जिससे अधिकांश छात्र उन्हीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, तथा निजी विद्यालय इसके लिए तैयार नहीं है। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को अधिगम में किसी प्रकार की समस्या न हो तथा उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू होने के बावजूद कॉमन स्कूल प्रणाली की अवधारणा को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी सरकारें इसको लेकर सक्रिय तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रखती हैं। इसके साथ निजी विद्यालय अधिकांशतः पूंजीपतियों एक बार उद्योगपतियों के हैं, वे अपने लाभ के लिए इसे लागू नहीं होने देना चाहते। इस प्रकार कॉमन स्कूल प्रणाली अभी भी एक अवधारणा मात्र है और शायद भविष्य में सरकार अगर ठोस निर्णय ले तो इसे लागू किया जा सके। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार सभी का रवैया एक जैसा है। वे अपने भाषणों में तो शिक्षा पर खर्च तथा कॉमन स्कूल प्रणाली की बात तो करते हैं, परंतु वास्तविक धरातल पर कोई निर्णय नहीं लेता। कहीं तक देखो बात सच है, ये है ना। अब देखो, अब बताओ, अगर बिल्लू से मिलना चाहते हो तो आप लोग फटाफट से लिख दो यस मैम बिल्लू को बुला, तो बिल्लू को बुला देंगे हम। तब तक आपको बताना है भाई यही सब चीज़ें निःशुल्क। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बताया गया, तो मेन चीज़ इनकी जो थी वो आपको हमने एक इसके माध्यम से दिखाया ना। ये सब चीज़ें ये चाहते थे कॉमन स्कूल सिस्टम में, लेकिन ये सब चीज़ें सब पूरी हो नहीं सकी। क्यों? क्योंकि सबको अपना पेट भरना है। बस आप एक लाइन में ये समझ लो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम पीजी पॉइंट है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सो अब बताओ, बिल्लू को बुलाया जाए कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। चलो बुला देते हैं आज के बिल्लू को। अरे आज के बिल्लू तो बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई,
देखो तो बिल्लू कहने मैं सो रहा हूँ, मुझे किसने याद किया है भाई। देखो कितना प्यारा कितना क्यूट लग रहा है ना। इन्हें तो चलो बिल्लू को लिए सेशन को एक बार लाइक कर दो, बिल्लू को लाइक कर दो, मतलब सेशन लाइक करना मतलब बिल्लू को लाइक कर दो। और हाँ, अपने मम्मा पापा से मेरे लिए और बिल्लू के लिए भी सबके लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। और हमेशा फिर हमेशा की तरह लिख दो, क्या लिखना है कि हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी बस आपको अपनों के लिए लिखना होता है। लाइन मैं बोलूंगी, आपको अपनों के लिए लिखना होता है। और इस टैगलाइन का मतलब ही सिर्फ यही है कि यदि आप अपने जीवन में कभी दुखी दुखी सैड सैड फील करो ना, तो भी मत सैड हो। क्यों? क्योंकि सोचो कि अपनों के लिए खुश रहना है भाई। चलो देखो बिल्लू कितना खुश है आज, बताओ, ये सो रहा है, निन्नी कर रहा है, फिर भी इतना खुश है। इसी की तरह खुश रहना है हम सबको, है ना। चलो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। अगेन हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। और बताओ और क्या बोलते हैं हम, बस इतना ही तो बोलते हैं ना। ओके, सो सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। ओके।